दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बेहतरीन स्वागत करूंगा और टीचर्स एकेडमी पर एक बेहतरीन सेशन आपके लिए। आई स्टार्टेड ए वेरी फैंटास्टिक सेशन फॉर यू, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईएसई एंड एट ऑल। लिटरेरी टर्म एक बड़ा सेगमेंट है और इस बड़े सेगमेंट पे अगर लिटरेरी टर्म की बात करूं तो किया जा सकता है एक बेहतरीन सा फॉर्मेट लेकर, अच्छा सा फॉर्मेट लेकर के मैं इसमें बहुत ही बढ़िया चीजें कर सकता हूं। हालांकि मेरी 2 क्लासेस प्रॉपर आपके सामने थी, आज मैं तीसरी क्लास पर डिस्कशन करूंगा लिटरेरी टर्म्स पर। यानी अभी तक की 2 क्लासेस जितनी रही उसको आप लोग जाइए प्लेलिस्ट से उसको ओपन करिए और ओपन करके लिखना समझ कर नोट डाउन करना शुरू करें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आप अपनी कहानी। और उस कहानी से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको 1999 में टीजीटी का, मगर इस समय कुछ छूट की वजह से 3499 रुपए में बैच मिल जाएगा, जो कि लाइव क्लास, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज और कंप्लीट नोट्स के साथ। ठीक है, बहुत अच्छा। आज का जो पहला सेगमेंट है वो है एनालॉजी। बहुत बार बच्चों के अंदर एक समस्या रही है कि आखिर ये एनालॉजी का क्या सीन है। बहुत ध्यान से चीजों को समझेंगे तो एक एक करके इत्मीनान से सब बातें समझ लेंगे। कह रहे हैं कि एनालॉजी की जो भी बातें हैं उन सभी बातों को एक एक करके हम समझेंगे आपके साथ। ठीक है, करें एक कंपैरिजन दैट एक्सप्लेन हाउ टू डिसिमिलर थिंग्स आर सिमिलर इन सम वेज। यानी यहां पर 2 ऐसी वस्तुओं को कंपेयर किया जाता है आपस में जो डिसिमिलर हैं मगर उनको सिमिलर बनाकर किया जाता है, यूजुअली विद द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज आर मेकिंग परसुएसिंग आर्गुमेंट। स्पेशली ऐसे सेगमेंट पर इसका यूज किया जाता है जो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें एक चीज देखने को मिले, और वो क्या, थिंग्स। जैसे कि मैं सीधी सी एक बात यहीं आपके सामने नोट करना चाहूंगा, बहुत ध्यान से इस परिभाषा को समझिए जो मैं लिख रहा हूं। ए कंपैरिजन बिटवीन, क्या लिखा हूं, ए कंपैरिजन बिटवीन 2 things that यानी 2 ऐसी वस्तुओं के बीच कंपैरिजन दैट शोज ए वे, एक तरीके से दिखाने के लिए इन विच दे आर सिमिलर। अब इसको समझ लो, थोड़ा अच्छे से पहले पढ़ने की कोशिश करिए तब। मोहम्मद अरिश, गुड इवनिंग भैया जी। जरा इस जो मैंने बात लिखी है उसको जरा पढ़ करके कोशिश करिए समझने की। जो मैंने लिखा है उसको जरिए समझिए। इसी को
करेस्पॉन्डेंस भी कह सकते हो। करेस्पॉन्डेंस भी कह सकते हो, करेस्पॉन्डिंग जो थिंग्स होती हैं उनके लिए। ठीक, ठीक है। अब समझेंगे थोड़ा सा, अब थोड़ी सी एक चीज समझेंगे। एनालॉजी डिराइव्स फ्रॉम, एनालॉजी जो आई है टाइप्स फ्रॉम, किसमें, लैटिन एनालॉजिया, लैटिन एनालॉजिया से ये डिराइव हुई है। ठीक, और ऑलरेडी ग्रीक से भी आया है, ग्रीक, प्रोपोर्शन, ग्रीक से। ठीक, चलिए, अगर मैं अना और लोगस से बना है, अना और लोगस से बना है। ठीक, ठीक, अना का मतलब अपॉन या अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, और लोगस का मतलब रेशियो। अब समझेंगे, अब समझेंगे। वर्ड रेकॉर्डिंग, स्पीच, ऐसे तमाम सेगमेंट्स पर यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है ना। इस एनालॉजी की अगर मैं बात करूं तो स्पेशली यूज्ड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेशली प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए, एज वेल एज डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन मेकिंग का भी काम करता है ये। ठीक, या इसी में आर्गुमेंटेशन की बात की जा सकती है। आर्गुमेंटेशन की बात कर सकते हो, परसेप्शन की बात होती है, पर्सनलाइजेशन की बात होगी, परसेप्शन पर्सनलाइजेशन की बात होगी, क्रिएटिविटी, जनरलाइजेशन, ये अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग चीजें यहां से आती हैं। ठीक,
कंसिडरेशन क्या मिलती है? इट इज नॉट ए फिगर्स ऑफ स्पीच, ये कंसिडरेशन मिलती है। और इट इज ए, ये कोई फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं है, ये फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं है, ए काइंड ऑफ थॉट। यानी ये कोई फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं है, ये तो थॉट है भाई। ये क्या है? थॉट है। और थॉट कैसे होते हैं? या तो कोई प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, या तो डिसीजन मेकिंग के लिए, या तो आर्गुमेंटेशंस के लिए, या तो परसेप्शंस के लिए, या तो आपके पर्सनलाइजेशन के लिए, या तो क्रिएटिविटी के लिए, या तो जनरलाइजेशन के लिए। इतने सेगमेंट पर जब इसका यूज होता है तो एक अलग लेवल पर काम होता है। एनालॉजी की बात हो रही है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अगर मैं इसी में और कुछ बातें आपसे बताऊं तो ये क्लासिकल एंटिकिटी, क्लासिकल एंटिकिटी से इसकी पढ़ाई की जा रही है, बहुत पुरानी, आज की नहीं, बहुत पुरानी। ठीक, यानी आप कह सकते हो कि ओल्डेस्ट वर्जन ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, ओल्डेस्ट वर्जन कह सकते हो। अब जरा इसके डेवलपमेंट की अगर थोड़ी बात मैं करूं, इसका जो डेवलपमेंट ऑफ एनालॉजी, वो जरा समझने की कोशिश करेंगे। एनालॉजी के डेवलपमेंट का क्या सीन था? पहली चीज तो ये समझो कि एरिस्टोटल भैया थे, उनका क्या मामला था इस एनालॉजी को लेकर। ठीक है ना? मेटाफिजिक्स नाम की एक रचना बनाया, और इसमें इन्होंने जबरदस्त एनालॉजी यूज करी, जबरदस्त। और जो रोमन लॉयर्स थे, यूज्ड मोस्टली, बहुत ज्यादा मोस्टली एनालॉजीज, मतलब एनालॉजी का ही यूज किया करते थे रोमन लॉयर्स जो हुआ करते थे, जो रोमन लॉयर हुआ करते थे। और इस्लामिक लॉजिक जो होती है आर ऑल्सो यूज्ड मोस्टली analogy to show the arguments and at all साथ ही साथ medieval lawyers also used a very greatly analogies, एनालॉजी को जबरदस्त यूज करते थे। ठीक है, ठीक हुई भाई।
क्रिश्चियन स्कूलास्टिक थियोलॉजी इसी पर है। एनालॉजी पर नोट कर लो यार, ये सब कहीं पाने होने वाले नहीं हो, नोट कर लो, कहीं पाने वाले नहीं हो, नोट कर लो सारा। ठीक है, चलिए अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो इसके डिफरेंट टाइप्स भी हो सकते हैं, जस्ट सच एज समझिए नंबर एनालॉजी, नंबरिंग का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को यहां मिलेगी, अल्फाबेट एनालॉजी, रीजनिंग में भी इसको आप पढ़ते हो, कॉज टू इफेक्ट, cause to effect, opposite analogy, opposite analogy, object to purpose, इसी में एक आता है सिनोनिम्स। ये सब एनालॉजीज हैं, सब एनालॉजीज हैं। एफर्ट एंड रिजल्ट एनालॉजी, एफर्ट एंड रिजल्ट एनालॉजी, सोर्स टू प्रोडक्ट। नोट कर लो, नोट कर लो भाई, नोट कर लो। ठीक है, एक अच्छी सी बात आपको मैं बताऊं, लाइफ इज ए लाइक, लाइफ इज लाइक ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। जिंदगी एक चॉकलेट की बॉक्स हो गई है। यू नेवर नो वॉट यू आर गोना गेट, यू नेवर नो, कभी हमें यह पता नहीं चलता कभी ये पता नहीं चल पाता वॉट यू आर गोना गेट।
हमें मिलेगा क्या, हमें मिलने क्या वाला है, ये एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी, एनालॉजी का एग्जाम्पल है ये। एनालॉजी का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्या लिख रहे हैं कि द फिलोसोफर विलियम पैली 1743-1805 यूज्ड फेमस एनालॉजी, यानी विलियम पैली ने एक फेमस एनालॉजी यूज करा टू आर्ग्यू फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान की उपस्थिति को लेकर। Paley compared the universe to watch made up of many small parts of all working together for all clear purpose. Like the watch, Plato argued the universe must have been created by an intelligent designer because it was too complex to have come into existence by chance. ये आपको एक कह सकते हो कि एक फिलॉसफर है, वो फिलॉसफर इस बात को इतने में लंबी सी एक कहानी को बताया और कहा कि भगवान की एग्जिस्टेंसी, ईश्वर की एग्जिस्टेंसी क्या है, ये एक एनालॉजी, एक एनालॉजी। ठीक है, एक शब्द आता है अनाफोरा, अनाफोरा। अनाफोरा ठीक है, सबसे पहले जान लो कि सिमिलर टू, ये सिमिलर होता है एपिस्ट्रॉफी के, एपिस्ट्रॉफी के सिमिलर होता है। ठीक है, the repetition of word or phrase at the beginning of a series of sentence clause, usually creating the rhythmic effect. मार्टिन लूथर किंग जूनियर यूज किया है अनाफोरा फ्रिक्वेंटली इन हिज आई हैव ए ड्रीम स्पीच में, आई हैव ए ड्रीम स्पीच में फ्रिक्वेंटली यूज किया उन्होंने। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। एक बात और समझो, इसको कैरिंग बैक भी कहते हैं, कैरिंग बैक, है ना। एक और बात समझिए, रेटोरिकल डिवाइस कहा जाता है, रेटोरिकल डिवाइस कहा जाता है। ठीक, मैं एक
ये देखो, एक पूरा पैसेज समझिए इसको। आई हैव ड्रीम दैट वन डे, आई हैव ड्रीम दैट वन डे, मतलब एक लाइन की जो बिगिनिंग है उस बिगिनिंग को रिपीट करेंगे दूसरी लाइन की बिगिनिंग में। ये है क्या, ये है क्या, ठीक है। एक बात समझो जरा, एक मैं बात लिखता हूं। द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, मैंने एक लाइन ये लिखी, द वॉइस ऑफ द लॉर्ड इज over the water, over the water. The God of glory, thunder. The God of glory, thunder. The Lord over many waters. अब ये एक लाइन खत्म हो गई, ठीक। एक किसी भी पोयम की एक स्टेंजा मैंने खत्म कर लिया। इसके बाद जब दूसरा स्टेंजा ये स्टार्ट होगा ना, तो इसी से स्टार्ट होना चाहिए, द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, इसे शुरू होना चाहिए। इसको हम उस सेगमेंट पर टेकअप करेंगे, ठीक। इज पावरफुल, इज पावरफुल, ये होगा ऐसा। और इसके बाद अगेन तीसरे स्टेंजा में कह रहे हैं कि द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, द वॉइस ऑफ द लॉर्ड इज फुल ऑफ मैजेस्टी, इज फुल ऑफ मैजेस्टी। ये नोट कर लो भाई, ठीक है। चलो, एक शब्द आता है क्लाइमेक्स, एक शब्द आता है क्लाइमेक्स। ये क्लाइमेक्स क्या है यार? द पॉइंट इन ए स्टोरी, कोई एक कहानी है उसमें एक पॉइंट आया हुआ है, किसमें? वेयर द टेंशन बिल्ड्स, वेयर द टेंशन बिल्ड्स, जहां पर तनाव बनेगा, टू इट्स हाईएस्ट, इसकी जितनी ऊपर लेवल पर ये जाएगा, हाईएस्ट लेवल पर, एंड द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व, एंड द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व। समझिएगा, कोई मूवी है, कोई मूवी है और मूवी में एक सेगमेंट आया हुआ है, मूवी में एक सेगमेंट आया हुआ है, हम मूवी को देख रहे हैं, ठीक है, और देखते देखते कोई एक ऐसा सीन आ जाए जहां पर हमें थोड़ी टेंशन हो जाए,
अरे बाप रे बाप, अब होगा तो होगा क्या, अब होगा तो होगा क्या। अगर ये आपको देखने को मिल जाए, ठीक है ना, यह इसी को एक शब्द में मैं कहूं टर्निंग पॉइंट, इसी को मैं एक शब्द में कहूं टर्निंग पॉइंट। यानी अब ये जो रचना है, सॉरी ये जो पोयम, सॉरी मूवी है, अब यहां से ये पॉइंट बदल जाएगा। जैसे मान लो कोई हीरो है और उसकी सिस्टर को गुंडे पकड़ रखे हैं और उसको भी पकड़ रखे हैं, मार रहे हैं, उसको भी मार रहे हैं, बहन को भी उसके बाल वाल पकड़ के खींच रहे हैं। तब तक तो चल रहा है सीन, हाँ हाई लेवल पर है सीन, सीन एकदम हाई लेवल पर है, एकदम हाई लेवल पर है सीन इस समय, क्योंकि हीरो की बात हो रही है ना, हीरो इस समय पर तनाव में है, एकदम हाई लेवल पर है सीन। अगर उसी समय पर उसकी बहन के गले में चाकू रखा हो, अब इस समय पर दोनों तरफ बातें हो रही हैं, वो चाकू चला भी देगा नहीं भी चला देगा, बीच में वो जो सेगमेंट लिखा हुआ है, जो सेगमेंट जा रहा है माइंड में, वही तो आपका क्लाइमेक्स के सेगमेंट पे आएगा। अब यहीं से ये टर्निंग पॉइंट है, अगर इसी जगह पर वो चाकू चला दिया तो अब हीरो क्या करेगा, हीरो को चाहे कितना मारे हो, कितना उसका मुंह टूटा हो, उठ खड़ा होगा और उठ खड़ा होकर के लगेगा मारने। यही है क्लाइमेक्स, यही है टर्निंग पॉइंट, यही टर्निंग पॉइंट है। और दिस इज दैट नॉट टू इजी टू से कि इतनी आसानी से टर्निंग पॉइंट खोज ली जाती है, थोड़ा क्रिएट करना पड़ता है, कुछ ना कुछ क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है ना, ये समझते चलिएगा। ठीक है, एक शब्द आता है ग्रीक में लैडर, यहीं से ये शब्द क्लाइमेक्स आया है, यहीं से ये शब्द क्लाइमेक्स आया है, ठीक है। तो ये जो सारी बातें हैं, बाकी चीजें क्लाइमेक्स की, और अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो अब बाकी की सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे इस पर, ठीक है। तो कल हम लोग इसकी बात करेंगे, सुंदर सी बात करेंगे अच्छे से, कल इन द सेंस की नेक्स्ट डे, कल में भी संडे है ना, तो संडे को मेरी क्लास होती नहीं है। तो फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं कल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।